अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैं और तुम, और इसकी राइटर हैं जीनिया शर्जील। तो चले नावल स्टार्ट करते हैं। इसने अपनी ज़िंदगी को कभी इतना संजीदा नहीं लिया था, सिर्फ हंसी मजाक में उड़ाया था। मगर आज इसे ज़िंदगी ने इस दुराहे पर ला खड़ा किया था कि जहाँ वो अपने लिए संजीदा और फिक्रमंद हुई थी। थोड़ी देर पहले इसके बाबा के दोस्त इसके सामने अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग कर गए थे। जो खबर उन्होंने सुनाई थी, एक पल के लिए वो सन्नाटे में आ चुकी थी, मगर ये नाजुक वक्त सोचने समझने या गम मनाने का नहीं था। इसे जल्द से जल्द अपने लिए कोई फैसला लेना था। अगर ऐसा न करती तो वो ज़िंदगी भर पछताती रहती। ये फैसला करती, वो अपना भारी काम वाला लहंगा दोनों हाथों से उठाती कमरे से बाहर निकली थी, जहाँ बहुत सारे लोग इसके सामने इसे एक ऐलान करना था। ये क्या मजाक है किया है तुमने? ये तमाशा दिखाने के लिए तुमने पूरे जहान को इकट्ठा किया था। अपने मरे हुए दोस्त की दोस्ती का पास नहीं रख सके तुम। अब तुम इसकी बेटी के लिए किसी तरह के फैसले करने का हक नहीं रखते। मैं अपनी भतीजी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, गरूर से बोलता वो 65 साला आदमी अंदर ही अंदर इस सूरत हाल को देखकर मुतमईन था। अब इसे मौका मिला था कि वो अपनी चाल चलता। मेरे लिए आप या फिर कोई दूसरा फर्द फैसले करने का हक नहीं रखता। मैं बालिग हूँ, अपने लिए खुद बेहतर फैसला कर सकती हूँ। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। आज मेरी शादी का दिन तय था, मेरी शादी आज ही होगी। वो कमरे से बाहर निकलकर तमाम लोगों के सामने आती बोली थी। वहाँ मौजूद तमाम अफराद दुल्हन बनी इस लड़की को यूं सबके सामने आता देखकर और इतनी बड़ी बात देखकर दम बखुद रह गए थे। किससे करोगी शादी? यहाँ तुम्हें अपना दूल्हा दिख रहा है कहीं? कमाल के गहरे तंज में पूछे गए सवाल पर वो बिना डरे हाथ का इशारा उसकी जानिब करती हुई बोली थी, वो सामने खड़ा है मेरा दूल्हा, इसकी दुल्हन बनूंगी मैं आज। अब इससे शादी होगी मेरी। बिना डरे इतनी बड़ी बात यूं अचानक बोलने पर जहां सब हकदक रह गए थे, वहीं वो गुस्से में आग बगोला हुआ अपनी तरफ से इस लड़की का इशारा देखकर दुल्हन बड़ी इस लड़की का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए आगे बढ़ा था। मगर इससे पहले जुल्फकार ने इसका हाथ पकड़कर इसको रोका। अरे मैं तो तुमसे पहले ही बोलता था, तुम्हारी भतीजी का चक्कर इस लड़के के साथ नहीं बल्कि इसके चचा के साथ है। मैंने खुद इन दोनों को रात में अकेले नहर के पास देखा था। चौधरी असलम बड़े मजमे में हैरत में डूबे कमाल से बोले थे, जिसकी चाल नाकाम होती नजर आ रही थी। बकवास बंद करो अपनी, खबरदार जो इस मासूम बच्ची पर इतना घटिया और संगीन इल्ज़ाम लगाने की किसी ने हिम्मत भी की तो मैं तुमसे बिल्कुल ठीक फैसला लिया है बेटा तुमने। आज ही के दिन तुम्हारी शादी होगी थी और इसी के साथ हो गई। वो गहरे सदमे में अपने भाई को देखता रह गया। लेकिन भाई साहब, मैं कैसे इससे शादी? उसने कहने के लिए जब्त बीचे हुए लब खोले ही थे कि मगर अपने भाई की नजरों में इल्तिजा देखकर वो खामोश हो गया और जख्मंदा नजरों से इस दुल्हन बनी लड़की पर गाड़ी जो इसकी नजरों की ताब न लाते हुए अपना चेहरा झुका गई थी। गाड़ी में इन दोनों के बैठने होने के बावजूद गहरी खामोशी छाई हुई थी। ये दोनों नफूस एक दूसरे से बिल्कुल अनजान बने अपनी मंजिल पर रवान थे। मंजिल भी वो जो दोनों की एक हो चुकी थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इन दोनों के दरमियान मजबूत और गहरा रिश्ता जुड़ चुका था। दिलों में एक दूसरे के लिए रजामंदी ना होने के बावजूद वो दोनों इस रिश्ते को अपना चुके थे। तभी गाड़ी में मोबाइल टोन जोर शोर से बजने लगा। ड्राइविंग करते इस मर्द ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल कर गुस्से से स्क्रीन को देखा और कॉल रिसीव की। जरा सब्र नहीं है तुम्हें? बोला है ना खुद कॉल करूंगा। तुम्हारी अकल में नहीं आ रही मेरी बात के बार बार मुझे कॉल कर कर डिस्टर्ब मत करो। एक तो वैसे ही जिंदगी अजाब में मुब्तला हो चुकी है, ऊपर से तुम। गुस्से में मोबाइल पर बोलता वो उसे ये मालूम ना था कि उसके बराबर में बैठा वजूद इसकी बात पर तड़प गया था। मोबाइल को डैशबोर्ड पर रखते इसने निगाह गलत भी अपने बराबर में बैठी लड़की पर डालना गवारा नहीं की थी, जो जब्त किए अपने ऊपर की जाने वाली तबसरे को किसी कड़वी गोली की तरह निगल चुकी थी। क्या जिंदगी सिर्फ इस मत की अजाब में मुब्तला हुई थी और जो कुछ आज इसके साथ हुआ था वो कुछ नहीं? खुद इसने निकाह नामे पर किस दिल से साइन किए थे ये वही जानती थी। हाँ, वो अलग बात थी, खुद को बचाने के लिए इसने इस मर्द का नाम का सहारा लिया था। ड्राइविंग करता ये मर्द यकीनन इसकी बेबाक तबीयत पर अंदर तक झुलस कर रह गया होगा। वो तो हमेशा से ही इससे खाइफ रहता था। आज बड़े मजमे में जब उसने इतने सारे लोगों से सामने शादी के लिए इस मर्द का नाम लिया, तो लड़की के मुंह से ऐसी फरमाइश सुनकर जहां लोगों में खलबली मची थी, वहीं वो भी इसकी हरकत पर गुस्से से भड़क उठा था।
गाड़ी में मंजिल पर आकर रुक चुकी थी। इससे पहले कि वो इसकी तरफ देखती या कुछ कहती, वो डैशबोर्ड पर अपना मोबाइल उठाए इसको नज़रअंदाज किया गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जा चुका था। एहसास तौहीन से इसकी आंखें भर आई थीं, मगर अपने आंसुओं को साफ आंखों से बाहर निकाले बगैर वो खुद भी गाड़ी से नीचे उतर आई थी, यही सोच कर के अभी तो शुरुआत थी इसकी नई शादीशुदा जिंदगी की। हसन के बच्चे भाग कहाँ रहे हो? अपनी जान बचाकर रुको ज़रा, मैं भी बताती हूँ तुम्हें। मैं हाल में वो अपने आगे भागते हुए हसन के पीछे भागती हुई चीख कर बोली, जो थोड़ी देर पहले ऊपर बराबर वाली छत पर नए पड़ोसियों की लड़की से बिला वजह फ्री हो रहा था। अभी कहाँ से आगे मेरे बच्चे, अभी तो तुम खुद मेरे खेलने कूदने के दिन हैं। यार कितना तेज भाग रही हो, थोड़ा हल्का तो भागो। हसन सोफे के गिर चक्कर लगाता एक बार फिर इसको डांच देकर छेड़ता बोला था। वो हसन को पकड़ने के लिए एक बार से फिर नाकाम हुई थी। आने दो आज जुल्फकार अंकल को जमीन पर से, ना मैं इनको तुम्हारी इन ठरकी खेलों के बारे में बताया तो नाम बदल देना मेरा। इन्हें तुम्हारे सारे करतूतों का बताऊंगे, कैसे तुमने संटी पर लाइन मारकर छत पर खड़े इससे इशारेबाजी कर रहे थे। थक हार कर वो सोफे पर बैठी हुई पुलिस आंसू के दरमियान हसन को धमकी देती हुई बोली, तो हसन भी इससे चंद कदम दूर ढीले डाले अंदाज में सोफे पर बैठ गया। खुदा का खौफ करो यार, इस बल्कि हसीना को तुमने आंटी से तिश्बी दे दी। जरा सा उस बेचारी से हंसकर बात क्या कर ली? तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे अभी से मेरी बीवी हो। वैसे क्या तुम मुस्तकबिल में भी बीवी बनने के बाद यूं ही शक्की मिजाज साबित होगी? हसन इसके खफा से रूह पर प्यार भरी नज़र डालता हुआ इससे पूछने लगा था। हसन की बात पर लफ्ज़ बीवी पर इसके गाल शर्म से सुर्ख हुए थे, पर बल के लिए वो कुछ बोल नहीं पाई थी। फिर अपनी जीभ बटाने को एकदम से बोली, अगर तुम्हारी यही छिछोरी हरकतें रही तो मैं शादी के बाद तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। हसन इसकी धमकी पर हसन जोरदार कहका लगाकर हंसा। तुम्हारा यही रूप देखने की आदत तो मैं छिछोरी हरकतों पर उतर आता हूँ। अभी से अपना दिमाग क्लियर कर लो। शीना को मैंने नहीं बल्कि उसने मुझे मुखातब किया था और छत पर अगर आकर मुझसे तुम्हारा ही पूछ रही थी, और मैं वहाँ खड़ा उसे इशारे नहीं कर रहा था बल्कि ये बता रहा था कि कुछ माह बाद मेरी और तुम्हारी शादी होने वाली है। हसन अब सीरियस होकर से बात क्लियर कर रहा था। शादी के नाम पर ना चाहते हुए भी इसकी पलकें झुक गई थीं। वैसे मैं सोच रहा था बिला वजह शीना को अपनी और तुम्हारी शादी के बारे में बताया। वो सोच थोड़ी हेल्दी ही तो है और हमारी शादी अभी चंद माह बाद है। चंद माह तो इससे अफेयर चला ही सकता हूँ। शरारती रख के फड़कते ही हसन अपना काम दिखाता हुआ सोफे से उठकर दोबारा भागा था। अफेयर चलाना इस मोटी से, रुको तुम्हारी सेटिंग तो अभी मैं खुद करती हूँ इससे। वो दोबारा हसन की बात सुनकर गुस्से में आती सोफे से उठकर हसन के पीछे भागने लगी। हसन को हंसता हुआ बाहर भाग चुका था, मगर हाल से अंदर आते हुए वजूद से बुरी तरह टकराई थी। ओ सॉरी, आपका भाई शहर से। वो दरअसल हसन मुझे तंग कर रहा था, तभी मैं इसके पीछे। वो सामने खड़े मर्द को सफाई देती हुई बोली, जो खासी नागवार नज़रों से इसके टकराने पर इसको घूर रहा था। इसलिए इसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो हाथ के इशारे से मजीद कुछ बोलने से रोक चुका था। 21 साल की मेच्योर लड़की हो तुम, और जो हरकतें तुम इस उम्र में करती हो तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करती। अपनी उम्र के लिहाज से बुर्दबारी ना सही, मगर संजीदगी का लबादा ज़रूर ओढ़ लेना चाहिए तुम्हें। अब आइंदा मैं तुम्हें बेवकूफ़ों की तरह भागते हुए या शोर मचाते हुए ना देखूं। ये नीचे गिरा अपना दुपट्टा उठाओ और जाओ यहाँ से अपने कमरे में। सामने खड़े इस गुस्सीले मर्द की गरजदार आवाज़ पर वो सहमी हुई, खामोशी से सर झुकाकर ताबेदारी से दिखाई थी और अपने फर्श पर गिरा हुआ दुपट्टा उठाकर अपने कमरे की तरफ चली गई। गाड़ी से नीचे उतरकर आहिस्ता कदम उठाती हुई माजी की यादों को सोचती वो कार के अंदर दाखिल हुई थी। लाउंज में कदम रखकर वो सही रास्ते का तयन करने लगी। आया इसे इस वक्त कहाँ जाना चाहिए था? ऐसा नहीं था कि वो इस घर में पहली बार आई थी या फिर इसे उसके बेडरूम का मालूम नहीं था, मगर अपने अंदर वो इतनी हिम्मत ना कहाँ से लाती कि वो जो इसके बेडरूम में चली जाती। वो तो हमेशा से इसे अपने कमरे में मौजूद देखकर खार खाता था। ना जाने आज इसके साथ क्या सलूक करता। वो हिम्मत करती इसके बेडरूम का रुख करने लगी थी। चंद दिनों पहले जब वो उसकी शादी की शॉपिंग करने शहर में मौजूद इस घर में आई थी तब वो किस कदर खुश थी, और अब डोर नाप पर हनाई हाथ रखकर इसे घुमाया तो बेडरूम का दरवाज़ा खुलता चला गया हो। वो सहमे हुए दिल को इत्मीनान देकर वो कमरे में दाखिल हुई थी, मगर वो कमरे में इस वक्त कहीं भी मौजूद ना था। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि मेरे कमरे में यूं मुंह उठाकर मत आ जाया करो। अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर।
چند دنوں پہلے اس کے کمرے میں اس کے اچانک آنے پر وہ کس قدر برہم ہوا تھا۔ اپنی شرٹ پہن کر اس کے بٹن بند کرتا وہ اس کو جھاڑتا ہوا بولا تھا۔ تب اسے اس چچڑے بابا پر ہنسی آئی تھی جو ایک مرد ہو کر اچھی باڈی کا مالک ہوتے ہوئے بھی لڑکیوں کی طرح شرمائے شرٹ پہن رہا تھا، اور جب اس نے اس چچڑے بابا سے اس بات کا اظہار کیا کہ اتنا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، تب وہ اس پر کتنا غصہ ہوا تھا۔ آئندہ اگر تم نے میرے کمرے میں قدم رکھا تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا۔ وہ اس کی دھمکی یاد کر کے کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگی جو اس وقت اپنے کمرے میں کہیں موجود نہ تھا۔ تبھی اس کی نظر ٹیرس پر اٹھی، وہ وہیں تھا اور موبائل پر کسی سے غصے میں بات کر رہا تھا، شاید معائشہ سے۔ نہ جانے معائشہ کو آج والے حادثے کا علم ہوا تھا یا نہیں، ابھی تک وہ بیچاری لا علم تھی۔ ابھی وہ معائشہ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ تب وہ ٹیرس سے اپنے کمرے میں آیا، شاید وہ اس کو اپنے کمرے میں دیکھ چکا تھا۔ کیوں آئی ہو تم میرے کمرے میں؟ کڑے تیوروں سے گھورتا وہ اپنے سامنے کھڑی سجی سنوری دلہن کے روپ میں اس لڑکی سے پوچھنے لگا جو اس وقت کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ سامنے کھڑی اس لڑکے کے اس روپ میں ذرا برابر دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ تو آپ ہی بتا دیں اب اور کہاں جاؤں؟ وہ سامنے کھڑے اس مغرور انسان سے پوچھنے لگی جو کبھی بھی اس کو خاطر میں نہیں لایا تھا۔ بھلا وہ کیسے پیچھے ہٹ جاتا؟ اب تو وہ اس کا مالک بن چکا تھا، جی بھر کے اسے ذلیل کر سکتا تھا، وہ بھی ٹھوک بجا کر۔ میری بلا سے تم جہنم میں جاؤ، مگر یہاں میری نظروں کے سامنے سے دور چلی جاؤ، نہیں تو میں آج تمہارا سچ میں حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ غصے سے اسے شعلہ اگلتی نظروں سے گھورنے لگا۔ کیوں بگاڑیں گے آپ میرا حشر؟ میں پوچھتی ہوں میرا جرم کیا ہے؟ برا تو آج میرے ساتھ ہوا ہے۔ بھرائی ہوئی آواز میں آنسو کو روکے وہ سامنے کھڑے سنگدل شخص سے پوچھنے لگی جس نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں غضب دیکھ کر وہ تکلیف سے کرا بھی نہیں سکی۔ تم مجھ سے اپنا جرم پوچھ رہی ہو؟ جو کچھ آج تمہارے ساتھ ہوا وہ سب تم ڈیزرو کرتی تھی، کیونکہ اپنے احمقانہ فیصلوں کی ذمہ دار تم خود ہو۔ خود کو گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے تم نے شادی کے لیے میرا نام لیا۔ میں تمہیں ایک کام عقل اور نا سمجھ لڑکی سمجھتا تھا، مگر تم تو کافی زیادہ گنی طبیعت کی نکلی۔ بہت برا ہوا ہے میرے ساتھ۔ بھائی صاحب کی شکل دیکھتے ہوئے مجھے قربانی کا بکرا بن کر اپنا آپ پیش کرنا پڑا، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، حالات نارمل ہوتے ہی تمہیں اس رشتے سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا، کیونکہ تم جیسی بیوقوف، جذباتی اور موقع پرست لڑکی کو میں اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ سنا تم نے؟ وہ غصے سے بھرے لہجے میں بول کر جھٹکے سے اس کے دونوں بازو چھوڑتا دور ہٹا۔ وہ ابھی بھی نم آنکھوں کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے اس مغرور انسان کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی روتی ہوئی شکل میرے سامنے سے غائب کرو، اور جب تک تم میرے گھر میں موجود ہو کوشش کرو کہ مجھے اپنی شکل کم دکھاؤ، اور اب تم میرے کمرے سے جا سکتی ہو۔ وہ اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی پر ترس کھائے بغیر اس کی بے عزتی کرتا ہوا بولا۔ جو حالات آج پیدا ہوئے تھے، آخرکار کسی پر تو اس سے غصہ نکالنا تھا۔ وہ جو توقع کر رہا تھا اسے بے عزتی کر کے بعد وہ خاموشی سے کمرے سے چلی جائے گی، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ سمجھتے کیا ہیں آخر آپ خود کو؟ کبھی خود پر غور کیا ہے آپ نے؟ آپ ایک بد دماغ، چڑچڑے اور مغرور انسان ہیں۔ آپ جیسے انسان سے کوئی نارمل لڑکی شادی کر کے خوش رہ ہی نہیں سکتی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے سامنے آنے کا یا آپ کو اپنی شکل دکھانے کا۔ یہ شادی اگر آپ نے مجبوری میں کی ہے تو میں نے بھی نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے لڈیاں نہیں ڈالی تھی۔ آپ خود بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ میں نے سب کے سامنے شادی کے لیے آپ کا نام کیوں لیا، کیونکہ آپ سے شادی کرنا میری مجبوری تھی، نہ کہ آپ کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی میں۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے حالات نارمل ہونے کے بعد میں آپ کے ساتھ سمجھوتا کرتی ہوئی ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاروں گی؟ کسی خبتی انسان کے ساتھ عمر گزارنے سے بہتر ہے بندہ خودکشی کر لے، اور اگر مجھے مستقبل میں اپنے لیے کوئی ایک آپشن چوز کرنا پڑا تو میں خوشی خوشی موت کو گلے لگا لوں گی۔ وہ مثلاً ہی اس کی باتیں برداشت کرتی خود کو کچھ بھی کہنے سے روک رہی تھی، مگر اتنا کچھ سننے کے بعد وہ خود کو روک نہیں پائی اور پھٹ پڑی تھی۔ آؤٹ، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ اس کمرے سے میرے اسی وقت۔ وہ لڑکی اس کو شروع سے ہی بدتمیز لگتی تھی، اب شادی کے بعد کیسے تمیزداری کا مظاہرہ کرتی۔ اس سے پہلے وہ اس لڑکی کی فضول قسم کی بکواس سن کر غصے سے اپنے سے باہر ہوتا، اسی لیے چیخ کر اسے اپنے کمرے سے نکل جانے کا حکم دیتا ہوا بولا۔ وہ بھی رکی نہیں تھی بلکہ کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتی اس کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ تمہارے چاچو تو مجھے کہیں سے بھی انسان نہیں لگتے، بلکہ پورے کے پورے جن لگتے ہیں، جب دیکھو سرخ آنکھیں لیے بس گھورے جا رہے ہوتے ہیں۔
اب آپ تو ایسے کرتے ہیں جیسے ابھی نوالا بنا کر کچا چبا ڈالیں گے۔ نتالیہ غصے میں حسن کے کمرے میں آتی ہوئی اسے بولی۔ وہ اپنے موبائل پر دوستوں سے محور گفتگو تھا۔ نتالیہ کا خراب موڈ دیکھ کر وہ سلسلہ منتقل کرتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اب کس وجہ سے ڈانٹ سن لی تم نے چاچو سے؟ حسن نتالیہ کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ آج دوپہر میں حیدر کی شوہر سے آمد ہوئی تھی۔ بہت ممکن تھا نتالیہ 2 دن بعد اس کے چاچو کا شکوہ کرتی، مگر وہ رات کو حیدر کی شکایت لے اس کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ مجھے ڈانٹنے کے لیے انہیں کوئی وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے وجہ ہی جب دیکھو میری شکل دیکھ کر مجھ پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ غلطی سے ذرا سا ٹکرا کے گئی موصوف سے سنجیدگی اور بردباری کے لیکچر دینے شروع ہو گئے۔ بھلا بتاؤ، خود میں تو کوئی سن 65 کی بڈھے روح گھسی ہوئی ہے اور چاہتے ہیں دوسرا بندہ بھی ان کے سامنے ان کے جیسا ہی ہو جائے۔ نتالیہ جس کا رخ حسن کی طرف تھا وہ بنا یہ بات گمان میں لائے اس سے بولی کہ کمرے کے دروازے پر کھڑا حیدر نتالیہ کے منہ سے اپنی ذات کے بارے میں تبصرہ خاموشی اور ضبط کیے سن رہا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو نتالیہ؟ یار چاچو کے بارے میں؟ وہ مجھ سے عمر میں 8 سال 4 ماہ اور 5 دن بڑے ہیں۔ ان میں کہاں سے کوئی بڈھی روح دکھ گئی تم کو؟ اور میرے سامنے چاچو کو یہ سب کیسے بول سکتی ہو؟ تم جانتی نہیں ہو اپنے چاچو مجھے کتنے عزیز ہیں، بالکل بابا کی طرح محبت کرتا ہوں میں ان سے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ نتالیہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا، مگر حیدر کو اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ نتالیہ کو آنکھیں دکھاتا ہوا کچھ اشاروں کی زبان سمجھا کر چپ رہنے کا مشورہ دینے لگا۔ ہاں بڑے عزیز ہیں۔ آج تک کسی لڑکی نے تمہارے ستیلے چاچو کو اپنا عزیز رکھا نہیں۔ بندہ کی اچھی شکل صورت کا کیا فائدہ جبکہ اس شکل پر ہر وقت 12 بجے رہتے ہوں۔ یہ اشارہ کیا کر رہے ہو؟ منہ سے بولو، مجھے تمہارے اشاروں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ زبان تم اس موٹی شیریں کو سمجھایا کرو۔ نتالیہ حسن سے بولتی ہوئی جیسے ہی مڑی تو دروازے پر حیدر کو دیکھ کے اس کی زبان تالوں سے چپک گئی، جبکہ حیدر اسے چٹانگ بڑھ کی لڑکی کی چلتی ہوئی زبان پر اس کو بری طرح گھورنے لگا تھا۔ سوری چاچو، آج میں کتنا زیادہ بھول گئی نا، مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا۔ نہ حسن نے بتایا کہ دروازے پر آپ موجود ہیں۔ اب بعد میں حسن کو اچھی طرح بتاؤں گی۔ نتالیہ اہل جمعہ بے حد آہستگی سے حسن کو آنکھیں دکھاتے ہوئے دانت چباتی ہوئی بولے۔ حسن اب اپنا منہ چھپائے بیٹھا تھا، جبکہ حیدر ابھی بھی نتالیہ کو گھور رہا تھا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ حسن بتاؤ نا چاچو کو وہ کتنے پیارے لگتے ہیں مجھے، میں نے تو ہمیشہ حسن سے آپ کی تعریف ہی کی ہے۔ بتاؤ نا حسن، چاچو کو میں ان کی تعریفوں میں کیا کیا بولتی ہوں؟ نتالیہ ایک بار پھر حیدر کی نگاہوں کی سختی سے گھبرائی ہوئی حسن کو گھور کر بولی، جبکہ حیدر چلتا ہوا نتالیہ کے پاس آیا۔ تم سے کسی نے کہا ہے مجھے کسی لڑکی نے عزیز نہیں سمجھا؟ میرا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے، اپنا معیار ہے۔ میں خود آج کل کی لڑکیوں کو خاطر میں نہیں رہتا۔ میرے نزدیک ایسی لڑکی کی حیثیت ذرا برابر نہیں جو مقابل سے اپنی عزت خود کروانا نہیں جانتی ہوگی۔ حیدر کی غصے بھری نظریں اور باتیں پر نتالیہ سر جھکا گئی اور ایک نظر حسن پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ تم بھی نہ یار، جو منہ میں آتا ہے بولتی چلی جاتی ہو۔ رکو، پہلے چاچو کو منا کر آ جاؤں۔ حسن نتالیہ کی روحانی صورت دیکھ کر اسے بولتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یار چاچو رکے، میری بات تو سنیں یار، حسن حیدر کے پیچھے جاتا ہوا اس سے بولا تھا۔ ذوالفقار نے جب ہوش سنبھالا تو شروع سے ہی اپنی ماں فاطمہ اور باپ آفاق کو دیکھا، جو دونوں ہی اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں آفاق کی بڑی سی حویلی اور زمینیں تھیں۔ وہ دونوں اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ 12 سال کی عمر میں ذوالفقار پر یہ راز کھلا کہ فاطمہ اس کی سگی ماں نہیں تھی۔ اس کی ماں اس کو دنیا میں آنے کے بعد دم توڑ گئی تھی۔ سگی خالہ اس کی ماں بن کر اس کے باپ کی زندگی میں آئی تھی، مگر اس نے کبھی بھی ذوالفقار کو احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آفاق سے شادی کے اتنے سالوں تک فاطمہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جب ذوالفقار 17 سال کا تھا تب فاطمہ امید سے ہو گئی۔ اتنے سالوں بعد اس حویلی میں لوگوں نے کوئی خوشخبری سنی تھی، مگر یہ خوشی کی خبر تب غم میں بدلی جب فاطمہ بھی اپنی بہن کی طرح حیدر کو پیدا کرنے کے بعد دنیا سے چلی گئی۔ تب حیدر کے ننھے منھے وجود کو ذوالفقار نے گلے سے لگایا۔ ذوالفقار کی زندگی میں جب روحی اس کی بیوی بن کر آئی تب اسے ذوالفقار کی زندگی میں حیدر کی اہمیت اور حیثیت معلوم ہوئی۔ کیونکہ روحی ایک سیدھی سادی نرم دل عورت تھی، اس لیے اس نے حیدر کی اچھی پرورش کی اور دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حسن کی پیدائش کے بعد ذوالفقار اور روحی کے دل میں حیدر کی اہمیت اور حیثیت
पहले जैसी थी। खुद हैदर ने भी हमेशा अपने भाई और भाभी को माँ बाप का ही दर्जा दिया था। हैदर को शुरू से ही अपनी ज़मीनों से कोई ख़ास लगाव नहीं था। जब उसने शहर में तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की तो जुल्फ़िकार और रूही ने इतराज़ नहीं किया, मगर हैदर की खुशी और मर्ज़ी पर दोनों खामोश हो गए थे। लेकिन जब रूही का हरकत कलब बंद होने की वजह से इंतकाल हुआ, तब हैदर ने शहर में घर लेकर मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली। हसन और इसमें 8 साल की उम्र का फ़र्क था। अपने भतीजे से मोहब्बत होने के बावजूद हैदर अपने और इसके रिश्ते को नज़र में रखकर एक हद तक हसन से बेतकल्लुफ़ होता था, मगर हसन की मंगेतर और अपने बड़े भाई के मरहूम दोस्त की बेटी नतालिया इसे बचपन से ही अजीबोगरीब मखलूक लगती थी, जिसको हैदर ने शायद ही कभी सीरियस देखा था। लाउबाली सी तबीयत रखने वाली, हरदम हंसते खेलने वाली इस लड़की को हैदर ने तब जिंदगी में पहली बार रोते देखा जब नतालिया के माँ बाप दोनों ही इंतकाल कर गए थे और नतालिया की जिम्मेदारी जुल्फ़िकार को सौंप गए थे। इस तरह नतालिया, जो पहले ही कभी कभी अपने माँ बाप के साथ इस हवेली में आया करती थी, अब पिछले 2 साल से मुस्तकिल हवेली में मुकीम थी। नतालिया और हसन हम उम्र होने की वजह से शुरू से ही अच्छे दोस्त थे और इत्तेफाक से दोनों ही एक जैसी लापरवाह तबीयत के मालिक थे। चंद माह पहले हसन ने इसे बताया था कि वो नतालिया से मोहब्बत करने लगा है और इससे शादी करने का इरादा रखता है, मगर तब हैदर ने इसकी नेचर की वजह से हसन की बात को सीरियस नहीं लिया था। जब जुल्फ़िकार ने इसे फ़ोन करके हसन और नतालिया की मंगनी की बात सुनाई और शहर से आने के लिए कहा, तब हैदर को यकीन आया। अच्छा, तो आज तुमने कसम तोड़ दी यहाँ आने की। कब आमद हुई तुम्हारी शहर से? जुल्फ़िकार, जो नाश्ते के टेबल पर विराजमान थे, हैदर को डाइनिंग हॉल में आता देखकर इसकी आमद के बारे में पूछने लगे। आप शिकवे शिकायतों का दौर चलाने नहीं बैठ जाइएगा। आपको खुद भी अंदाज़ा है मेरी जॉब का। मैं मुश्किल से ही टाइम निकाल पाता हूँ, इसलिए इतनी दूर आना मुश्किल हो जाता है। आपके बुलावे पर कल ही आ गया था, मगर मुझे बुलाकर आप खुद ज़मीनों पर निकल गए थे। हैदर जुल्फ़िकार के दाईं जानिब कुर्सी पर बैठता हुआ इससे बोला और हमेशा ही जुल्फ़िकार से एहतराम से बात करता था, क्योंकि जुल्फ़िकार ने इसे बड़े भाई की बजाय अपने बेटे की तरह पाला था। यहाँ अपनी ज़मीनों को छोड़कर तुम खुद शहर में जा बसे हो। नौकरी करने की हमाकत भी तुमने खुद की है। मेरे शिकवे करने पर जिनकी वजाहत देने बैठ जाते हो, और मैंने तुम्हें 2 दिन पहले नहीं बुलाया था, बल्कि नाराज़ होने की धमकी पर तुम्हें हवेली मजबूरन आना पड़ा। हवेली आने के लिए तो मैं पिछले 2 माह से तुम्हें कह रहा हूँ। जुल्फ़िकार बहुत प्यारे अंदाज में इसकी खिंचाई करता बोला, जिस पर हैदर के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार होकर गायब हो गई। आपको मालूम तो है भाई साहब, ज़मीनों से मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं शुरू से ही। आप यकीन जानिए पिछले 2 माह से इसी बेहद मसरूफ़ था, चाह कर भी हवेली आने के लिए टाइम नहीं निकाल पाया। अच्छा, अब आ गया हूँ आपके पास, तो फिर मुझे बताएं वो कौन सी ज़रूरी बात है जो आपको करनी थी मुझसे। हैदर, जो सारी बातों को एक तरफ रखता हुआ केटल से अपने लिए चाय निकालता, अपने बड़े भाई से बात पूछने लगा, जो जुल्फ़िकार फ़ोन पर बताने से इनकार कर रहा था। मैंने फ़ैसला किया है कि 2 माह बाद हसन और नतालिया की शादी कर दूँ, मगर देखा जाए तो हसन से तुम उम्र और रिश्ते में बड़े हो। अपने लिए क्या फ़ैसला सोचा है तुमने? मैं ये जानना चाहता हूँ। जुल्फ़िकार ने नाश्ता करने के बाद बात का आगाज़ किया तो हैदर चाय का कप टेबल पर रखता हैरत से बोला, आपने सिर्फ इस बात के लिए मुझे शहर से बुलाया है भाई साहब? सीरियसली? और हसन, इसकी उम्र है कोई शादी करने के लायक? वो भी सिर्फ 21 साल का है और उसे कम अज़ कम इतना मेच्योर तो होने दें कि वो कोई ढंग का फ़ैसला ले अपने लिए। इतनी छोटी सी उम्र में आप इसकी शादी कर देंगे? हैदर को सच में जुल्फ़िकार की बात सुनकर हैरत हुई थी। वो तो हसन की इतनी जल्दी मंगनी पर भी खामोश था, और अपनी छोटी उम्र में शादी। हसन की शादी का मामला फ़िलहाल एक तरफ रखो, अपनी बात करो। तुम्हारी उम्र तो है ना शादी करने के लायक। अगले साल 30 के हो जाओगे। अगर रूही जिंदा होती तो ये सब फिक्रें वही पालती। अभी तो सब कुछ मुझे देखना होगा। जुल्फ़िकार अपनी मरहूम बीवी को याद करता हुआ बोला, जिसने हैदर और हसन दोनों ही कभी फ़र्क नहीं किया था। मायशा का जिक्र किया था मैंने आपसे, मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम करती हैं। मिलवाऊंगा बहुत जल्द आपसे। मगर भाई साहब, आपको नहीं लगता कि हसन के मामले में आप जल्दबाजी से काम ले रहे हैं? हैदर की सुई अभी तक हसन की शादी पर अटकी हुई थी, क्योंकि हसन अच्छा खासा लाउबाली तबीयत रखने के साथ लापरवाह सा लड़का था और कम उम्र भी, जबकि जिससे इसकी शादी होने वाली थी लापरवाही और बचपने में उसने हसन को भी मात दे रखी थी। और मायशा का जिक्र अपने बड़े भाई के सामने हैदर ने इसलिए कर डाला था क्योंकि मायशा हैदर को पसंद करती थी, जिसका इज़हार इसने खुद हैदर के सामने किया था और हैदर से 2 साल छोटी।
मगर एक मैच्योर लड़की थी। प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ का एहसास कभी हैदर को छू कर भी नहीं गुजरा था। इसलिए इसने खुद से ही मायशा के जज्बे को कदर करते हुए हैदर ने इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला कर लिया था। तुम सही कह रहे हो, हसन और नतालिया के मामले में जल्दबाजी से काम ले रहा हूँ, मगर इसके पीछे खास वजह है। तुम जानते हो इसहाक मेरा जिगरी यार था। अपनी मौत के बाद उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं नतालिया का ख्याल रखूँगा और इसको अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखूँगा, क्योंकि रज़ाक को अपने छोटे भाई कमाल पर भरोसा नहीं था। इसे खदशा था कि कमाल जायदाद के चक्कर में अपने बेटे के साथ नतालिया की शादी न कर दे। अभी हफ्ता भर पहले ही कमाल नतालिया से मिलने आया था और नतालिया को अपने घर साथ लेकर जाने की बात कर रहा था, मगर नतालिया के इनकार पर फिलहाल वो खामोशी से चला गया। मगर मुझे नहीं लगता कि अगर वो दोबारा नतालिया को लेने आया तो यूं ही खामोशी से और शराफत से वापस लौट जाएगा। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा या बड़ी बात हो, मैं नतालिया और हसन की शादी कर देना चाहता हूँ। जुल्फ़कार की बात पर हैदर खामोशी से नाश्ता करने लगा। इसने कभी भी जुल्फ़कार की किसी बात पर एतराज़ नहीं किया था। चाचू यार, क्या आप अभी तक नाराज़ हैं कल वाली बात पर? जुल्फ़कार नाश्ता करके जा चुका था। हैदर भी उठने ही वाला था, तभी हसन इसके बराबर कुर्सी खिसकाकर बैठता हुआ हैदर से पूछने लगा, मैं कल भी तुमसे नाराज़ नहीं था हसन, बस तुम्हारी बच्चों वाली हरकतों से चिढ़ है मुझे। कम अज़ कम अब तुम्हें संजीदा हो जाना चाहिए अपनी ज़िंदगी को लेकर। हैदर चाय का आखिरी घूंट लेकर कप खाली मेज़ पर रखता हुआ बोला, जिस पर हसन के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। अब तो संजीदा हो जाऊंगा चाचू, बाबा ने बताया नहीं आपको 2 माह बाद मेरे हाथ पीले होने वाले हैं। हसन दांत निकालकर शर्माने की एक्टिंग करता हुआ हैदर से बोला, जिस पर हैदर अफसोस से हसन को देखता हुआ बोला, तुम्हारे सैंपली में दिए हुए पेपर्स क्लियर हुए अब की बार? क्या नतीजा निकला इसका? हैदर हसन की लापरवाही अंदाज को देखता हुआ उससे पूछने लगा। हसन पिछले 2 सालों से अपने पेपर्स को क्लियर करने की कोशिश में नाकाम था। पूरी उम्मीद है अब की बार क्लियर हो जाएंगे, इस बार 10,000 जो ऊपर से दिए हैं। हसन फ्रूट बॉक्स से सेब निकालकर दांतों से कुतरता हुआ हैदर को अपना कारनामा बताने लगा, जिस पर हैदर को मजीद अफसोस हुआ। यूं पैसे देने की बजाय एक बार दिल लगाकर पढ़ लो तो क्या हर्ज है? क्यों अपना कीमती वक्त ज़ाया करने लगे हो? और जो चंद माह पहले तुम्हें बाहर जाने का दौरा पड़ा था, इसका क्या बना? हैदर हसन की लापरवाह तरबियत की वजह से इसके लिए फिक्रमंद होता हुआ इससे पूछने लगा, अरे यार, वो तो समझे आप पॉसिबल नहीं है। जिस दोस्त ने अपने पास बुलाने का कहा था वो ठंडा होकर बैठ गया, इसलिए यूएस से जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल ही समझें। हसन ढीले डाले अंदाज में कुर्सी पर बैठा सेब खाता हुआ हैदर को बताने लगा, हसन, जिंदगी में कोई एक काम तो मुकम्मल और ढंग से कर लो। ना ही तुम अपनी स्टडीज़ को लेकर सीरियस हो, ना ही तुम्हारा जॉब की तरफ रुझान है। कम से कम ज़मीनों के हिसाब किताब के मामले ही देख लिया करो, इसकी जिम्मेदारी भी भाई साहब के ऊपर है। हैदर अफसोस करता हुआ अपने भतीजा को समझाने की गर्ज से बोला, चाचू शादी कर तो रहा हूँ यार, ये भी तो एक काम ही है, और यही काम समझ लें कि मैं मुकम्मल और ढंग से अंजाम दे पाऊँगा, वो भी खुशी खुशी। वैसे ये मोहतरमा मायशा कैसी दिखती हैं, जिनका आप थोड़ी देर पहले बाबा से सामने जिक्र कर रहे थे? क्या वो भी नतालिया के जितनी खूबसूरत दिखती है? वैसे यार चाचू, बचपन से मेरा ख्वाब था दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से मेरी शादी हो जाए, और नतालिया से ज़्यादा खूबसूरत लड़की मुझे आज तक कहीं नहीं दिखी। यूँ समझो नतालिया से शादी करके मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। हसन की फजूल बात सुनने का हैदर के पास टाइम नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ कहे इसकी बात पर तबसरा किए कुर्सी से उठ गया। इसका इरादा ज़मीनों और बागात के चक्कर लगाने का था। नतालिया बिल्कुल ठीक ही बोलती है चाचू, सच में कभी कभार सन 65 की पैदाइश लगते हैं। हसन हैदर के इतने खुश्क रवैये पर अफसोस करता हुआ दूसरा सेब उठाकर खाने लगा। क्यों पसंद नहीं तुम्हें हसन? क्या बुराई है इसमें जो तुम इसके लिए इस तरह बात कर रही हो? नतालिया हवेली से दूर बाग में टहलती हुई मोबाइल पर अपनी सहेली महक से बात कर रही थी। तुमने कब उसमें बच्चों वाली हरकतें देख ली? वो तो सबसे यूं ही शगुलबाजी करता है ताकि दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का जरिया बने, और इतना पढ़ लिख कर क्या करना है उसे? तुम्हें शायद मालूम नहीं जुल्फ़कार अंकल के पास कितनी सारे ज़मीनें और बागात हैं, और फिर मेरे बाबा जो इतनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए हैं, इसका क्या? नतालिया मोबाइल फ़ोन पर महक को बताने लगी। कम से कम हसन उसके कमाल चचा के नॉर्मल बेटे से तो लाख दर्जे बेहतर था, जिससे कमाल चचा उसकी शादी करवाना चाहते थे, और सबसे बढ़कर हसन इससे मोहब्बत करता था। काल काटने के बाद नतालिया को सोचती हुई बाग में टहल रही थी,
तब गीली मिट्टी और खाद इसकी दोनों चप्पलों में भर गई। उफ, ये क्या हो गया? वो झुककर अपने पाँव को देखती हुई मुंह बनाकर बोली। तभी वहां ड्राइवर आकर इसे वापस हवेली चलने के बारे में पूछने लगा। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? सारे पाँव गंदे हो चुके हैं मेरे। अच्छा, तुम ऐसा करो, गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। क्योंकि अब शाम ढल रही थी और अंधेरा होने वाला था, नतालिया ड्राइवर को देखकर बोली। इसका इरादा सामने नहर में अपने पाँव और स्लीपर धोने का था। अच्छा छोटी बीबी, हसन साहब ने फ़ौरन गाड़ी मंगवाई है, इन्हें ज़रूरी काम से शहर निकलना है। ड्राइवर की बात सुनकर नतालिया कुछ सोचती हुई बोली। अरे हाँ, आज तो हसन के ज़रूरी काम से शहर जाना था। तुम ऐसा करो, गाड़ी ले जाओ, यहाँ से करीब ही तो है हवेली। मैं चहलकदमी कर कर आ जाऊँगी। नतालिया की बात पर ड्राइवर परेशान होता इसे देखने लगा। भला शाम के वक्त ऐसे कैसे इसे छोड़कर चला जाता। हसन से इसको जूते हरगिज़ नहीं खाने थे। अरे तुम यहाँ खड़े होकर मुझे घूर कह रहे हो? जाओ यहाँ से, मैं आ जाऊँगी। अब की बार नतालिया थोड़ा सख्ती से बोलती हुई नहर की तरफ चल दी। जबकि ड्राइवर परेशान होता गाड़ी के पास आया और जेब से मोबाइल निकालकर हसन को सारी सूरत हाल बताने का इरादा कर रहा था। तभी से वहाँ हैदर की गाड़ी नजर आई। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हैदर वहाँ मौजूद ड्राइवर से पूछने लगा। नतालिया बीबी के कहने पर इन्हें यहाँ लाया था। ड्राइवर जो हैदर को बता ही रहा था, बात मुकम्मल होने से पहले दोनों ही नतालिया के जोरदार चीख पर नहर की तरफ भाग गए। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है कि इन्हें अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। आखिर क्या ज़रूरत थी तुम्हें इस वक्त स्विमिंग करने की? हैदर जो नतालिया को नहर में डूबने से बचाने के लिए ड्राइवर को वहीं से रवाना कर चुका था, नतालिया को होश में लाने के बाद उस पर गुस्से करता हुआ नतालिया से पूछने लगा। स्विमिंग नहीं कर रही थी, बल्कि अपने दोनों पाँव धो रही थी। दोनों स्लीपर्स न जाने कैसे नहर में चली गई, जिसकी वजह से मैं भी हमेशा की तरह कम अकली और अपनी हरकतों पर मिलने वाले तानों को नज़रअंदाज करती वो हल्की आवाज़ में मिनमिनाई थी। यानी तुम अपने स्लीपर्स को बचाने के लिए खुद नहर में कूद पड़ी? कम अकल लड़की, तुम्हारा और हसन का वाकई कुछ नहीं हो सकता। अभी यहीं खड़ी रहकर मुझसे मजीद बातें सुननी है या वापस हवेली चलना है? ड्राइवर को मैं भेज चुका हूँ। हसन की बार बार कॉल आ रही थी उसके मोबाइल पर। हैदर शर्मिंदा से खड़ी नतालिया को मजीद झिड़कता अपनी नजरों का जाविया दूसरी सिमत करता अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। कपड़े गीले होने की वजह से नतालिया के जिस्म से चिपक चुके थे। दुपट्टा बहता हुआ न जाने कहाँ चला गया था। नतालिया के हुलिये को देखते हुए हैदर ने ड्राइवर को रवाना कर दिया था और खुद ही नतालिया को लेकर हवेली पहुंचना चाहता था। चाचू, अपनी पुश्त से आती हुई नतालिया के पास पर हैदर जैसे ही मुड़ा, नतालिया फौरन इसके सीने से आ लगी। नतालिया की इस हरकत पर वो बुरी तरह सटपटा कर गया। एक पल के लिए वो कुछ बोल नहीं सका। फिर नतालिया को खुद से जुदा किया। क्या मुसीबत पड़ गई है तुम्हें? माथे पर बल सा जाए गुस्से जब्त किए वो नतालिया को घबराया हुआ चेहरा देखता इससे पूछने लगा। वो वहाँ दरख्त के पास सांप? मुझे ऐसी मौत नहीं मरना, शादी से पहले तो बिल्कुल नहीं मरना। प्लीज़ चाचू, मुझे बचा लें। नतालिया ने एक बार फिर दरख्त की तरफ देखकर कहा। सांप दरख्त की शाख से नीचे उतर रहा था और दोबारा खौफजदा होती हैदर के सीने से लग चुकी थी। सांप तुम्हारी हरकतें देखकर तुम्हें डसने का इरादा करके खुश शर्माता हुआ यहाँ से जा चुका है। अब दूर होकर खड़ी हो। तुम मुझसे कम अकल लड़की, तुम्हारे अंदर अक्ल और शर्म नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। हैदर ने आखिरी जुमला गुस्से में बोला था तो नतालिया हैदर से अलग होती से देखने लगी, जो नागवार नजरों से देख रहा था। मगर नतालिया ने कहाँ शर्मिंदा होना था। कौन सी बेशर्मी की है मैंने? आपकी छोटी उम्र से चाचू कहती नहीं बल्कि समझती भी आई हूँ, और चाचू तो बाप जैसे होते हैं। क्या हुआ अगर कोई सहमा हुआ बच्चा डर के मारे अपने बाप के करीब आ गया तो? इसमें ऐसी कौन सी बेशर्मी हो गई? अरे बाप को तो अपनी औलाद से शफकत दिखाना चाहिए, मगर आप तो बाप रे बाप। नतालिया अपनी जीजा को एक तरफ रखती आखिरी जुमले कानों का हाथ लगा के बोलती हुई, यानी मौका पड़ने पर शर्मिंदा होने की बजाय वो हैदर को अपना बाप बनाकर इसकी बेटी बन चुकी थी। अब ऐसा गुस्से से क्या घूर रहे हैं? हवेली नहीं चलना? नतालिया हैदर की संजीदा नजरों से घबराती हुई सब पूछने लगी। जब तुम पैदा हुई थी तब से देख रहा हूँ, तुम्हें 21 सालों में सिर्फ तुम्हारी जिस्मानी नशोनुमा हुई है। ज़हनी तौर पर तुम अभी भी वहीं की वहीं हो। हैदर इसकी कम अकली पर अफसोस करता गाड़ी की तरफ चल पड़ा, मगर वही दूर से आती हुई दूसरी कार की हेडलाइट्स इन दोनों पर पड़ी तो नतालिया बिना दुपट्टे की वजह से फौरन हैदर की पुश्त पर छुप गई। जाओ गाड़ी में बैठो जाकर फौरन। हैदर नतालिया की तरफ गाड़ी की चेन बढ़ाता हुआ बोला, जिसे नतालिया पकड़ती वहां से तेज कदम उठाती हैदर की गाड़ी की तरफ चल पड़ी। अरे हैदर, कैसे हो भाई? काफी दिनों बाद नजर आए।
लगता है तुम तो शहर के होकर रह गई हो। ये तुम्हारे साथ कौन थी? कमाल की भतीजी ना, मगर इसकी मंगनी तो जुल्फकार के बेटे से हुई है, फिर ये इस वक्त तुम्हारे साथ यहाँ? कहीं तुम चचा भतीजे दोनों ही तो जायदाद के चक्कर में इस बच्ची के पीछे नहीं लगे हुए? चौधरी असलम अपनी गाड़ी से नीचे उतरता हैदर के पास आता इससे बोला तो हैदर ने इसकी बात पर चौधरी असलम का गिरबान पकड़ लिया। अपने जहन की गंदगी को अपने जहन तक महदूद रखो। अब अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी बात की तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि जिसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। हैदर गुस्से में चौधरी असलम को धमकी देता हुआ बोला। चौधरी असलम ने हैदर के हाथ अपने गिरबान से हटाया और दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हैदर अच्छी तरह जानता था अब ये बात कल तक कमाल के कानों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि चौधरी असलम कमाल का काफ़ी अच्छा दोस्त था, मगर हैदर को इस बात की परवाह नहीं थी। वह लापरवाह अंदाज में सारे झटकता हुआ खुद भी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सुबह बेदार होते ही वो गायब दिमागी से छत पर लटके पंखे की तरफ देखने लगा जो तेज रफ्तारी से चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कर रात हुए सारे वाकयात को सोचता वह बेड से उठकर हाथ बढ़ाकर अपनी शर्ट पहनता मुसलसल नतालिया के बारे में सोच रहा था। कल रात शदीद गुस्से के बाद वह नतालिया को अपने कमरे से जाने के लिए कह चुका था। हसन की कामकली और बचकाना हरकत की वजह से जो कुछ हो चुका था इसमें नतालिया का कसूर हरगिज नहीं था, मगर इसके बावजूद वह नतालिया पर गुस्सा निकाल चुका था, क्योंकि हालात को देखते हुए और जुल्फकार की बात को मानते हुए इसे नतालिया से निकाह करना पड़ा। अगर वो नतालिया से निकाह के लिए हामी नहीं बैठा तो नतालिया का चचा कमाल मौका का फ़ायदा उठाकर नतालिया को अपने साथ ले जाता, और ऐसा जुल्फकार नहीं चाहता था। मगर शौक इसे उस वक़्त लगा जब तमाम बारातियों के साथ तब लगा जब नतालिया ने शादी की महफिल में अपने चचा के सामने हैदर से शादी करने के लिए खुद अपने मुंह से कहा। नतालिया की इस हरकत पर हैदर का दिल चाहा इसके सरेआम इसका गला दबा डाले, मगर जुल्फकार का मुंह देखते हुए नतालिया से शादी के लिए हामी भरना पड़ी। वो अपनी शर्ट के बटन बंद करता किचन की तरफ आया ताकि अपने लिए नाश्ता बना सके। वहीं इसे लाउंज में मौजूद एलईडी की आवाज़ ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ज़रा सा लाउंज में झांक कर देखा नतालिया मॉर्निंग शो देखती हुई बेफिक्र अंदाज में सोफे के ऊपर पाँव रखे आलती पालती मारकर बैठी हुई नाश्ते में मगन थी। उसके अंदाज से महसूस हो रहा था उसे हसन से शादी ना तो कोई गम था, बल्कि कल रात अपनी ज़िंदगी में हंगामा खेज शादी पर भी इसे कोई ख़ास शौक नहीं लगा था। वो हैदर को बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। हैदर इस दोशीज़ा की लापरवाही और बेफिक्र तबीयत पर ताज्जुब करता हुआ किचन की जाने लगा। नतालिया शायद इन लोगों में से थी जो ज़िंदगी में टेंशन नहीं लेते, बल्कि अपनी टेंशन भी दूसरों के साथ दे दिया करते हैं। हैदर इसके बारे में राय कायम करता किचन में आया ही था कि मगर दूसरे ही पल किचन की अबतर हालत देखकर वो टेंशन में आ चुका था। नतालिया फौरन यहाँ आओ। हैदर किचन की हालत पर गुस्से में गला फाड़कर चीखता हुआ से बुलाने लगा। क्या मसला हो गया आपको? खुद ही तो कहा था कि शक्ल मत दिखाना मुझे इस घर में रहते हुए, और सुबह होते ही मेरे नाम की बांसुरी बजाना शुरू कर दी आपने। आखिर इतने कंफ्यूज क्यों हैं आप चाचू? नतालिया किचन के दरवाजे पर खड़ी कमर पर दोनों हाथ रखे हैदर से पूछने लगी। व्हाट चाचू? कल तुमने 800 से ज़्यादा अफराद के सामने मुझसे अपने मुंह से शादी करने का ऐलान किया, और चाचू कहाँ से आ गया मैं तुम्हारा? वो किचन की हालत भूले लफ्ज़ चाचू पर बुरी तरह तिलमिलाया हुआ नतालिया को गुस्से भरे लहजे में बोला था। हाँ तो क्या था ऐलान? मैंने कब इनकार कर नहीं हूँ, मगर आप शायद भूल रहे हैं कल रात क्या आपने मुझे अपनी बीवी के तौर पर एक्सेप्ट किया था? इस लिहाज से आप अभी तक चाचू ही हैं। नतालिया हैदर को जताती हुई बोली तो उसके माथे के बाल गायब हुए, मगर वो अपने रिश्ते को एक साइड पर रखता किचन की हालत की तरफ दोबारा मुतवज्जा हुआ। ये क्या खाना खराब किया है तुमने किचन का? वो शिकनज़दा पेशानी के साथ नतालिया को घूरता हुआ इससे पूछने लगा। नतालिया नाश्ता बनाया था अपने लिए, कल पार्लर जाने से पहले खाना खाया था, और अब आपके भतीजे की बेवफाई का गम खाली पेट मनाने से रही। नतालिया कंधे झुकाकर बोलती हुई वापस किचन से जाने लगी। तभी हैदर की गरजदार आवाज़ पर एकदम उसके कदम रुके। मैं हराम का पैसा नहीं कमाता जो तुम इतना सारा रिज़्क ज़ाया कर रही हो। जले हुए 6 टोस्ट, टूटे हुए अंडे, चूल्हे पर बहते हुए दूध को देखता वो हैदर इससे बोला तो इसके बोलने पर नतालिया मुड़कर हैदर को देखने लगी। ओ मैं तो भूल ही गई, ये निकाह हम दोनों के बीच मजबूरी में हुआ है। इस लिहाज से मैं आपकी जिम्मेदार नहीं हूँ, ना ही आपकी चीज़ों पर कोई हक रखती हूँ। मेरे लिए यही बहुत है कि आपने प्रोटेक्शन के तौर पर मुझे अपने घर में एक कमरे दिया है। आगे से मैं आपकी चीज़ों का इस्तेमाल ना करूँ
اس بات کا خیال رکھوں گی، نتالیہ حیدر کو دیکھ کر جتانے والے انداز میں بولی۔ اس کی بات سن کر حیدر کی پیشانی پر بلو میں مزید اضافہ ہوا۔ زیادہ فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے، میں حیدر ہوں، حسن نہیں، جسے جب دل چاہا جو منہ میں آیا بول دیا۔ آئندہ خیال رکھنا۔ وہ انگلی اٹھا کر غصے میں نتالیہ کو تنبیہ کرتا ہوا بولا۔ نتالیہ اس کی بات سن کر بنا کچھ بولے خاموشی سے وہاں سے جانے لگی۔ ٹھہرو، واپس آؤ کچن میں، اور کچن کی صفائی کر کے جاؤ تاکہ میں اپنے لیے ناشتہ بنا سکوں۔ سنک میں پڑے جھوٹے برتنوں کو دیکھ کر حیدر نتالیہ کو ٹوکتا ہوا بولا۔ وہ بوم بجاتی ہوئی کچن میں آ کر برتن دھونے لگی، جبکہ حیدر آفس کی طرف سے لیو ہونے کے باوجود آفس جانے کی تیاری کرنے لگا، کیونکہ وہ گھر میں رہ کر نتالیہ کی شکل دیکھتا تو نتالیہ کی حرکتوں سے اس کا مزید خون کھولتا۔ یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے تمہارا بھتیجا اچانک سے اپنی شادی والے دن اپنے گھر سے غائب ہو گیا، اس کی وجہ سے اسے اپنے بھتیجے کی منگیتر سے شادی کرنی پڑی۔ سماج، برادری، عزت و وقار، وقت اور حالات، ان سب کی خاطر مجبوراً تمہیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ویری گڈ۔ ویسے مجھے حیرت ہو رہی ہے حیدر تمہارے خاندان پر۔ لڑکیوں کے بارے میں تو سنا تھا کہ اس کی زبردستی شادی کروائی جائے تو اپنی شادی والے دن گھر سے بھاگ جاتی ہیں، لیکن شاید تمہارے خاندان میں کوئی الٹا ہی رواج ہے لڑکے کے بھاگنے کا۔ حیدر کی زبانی پورا قصہ تفصیل سے سننے کے بعد معائشہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ آفس کے بعد حیدر معائشہ کو اپنے ساتھ قریبی ریسٹورینٹ لے آیا تھا تاکہ ساری سچائی اس کو بتا سکے۔ حیدر کی نتالیہ سے اس کی مرضی اور پسند کے مطابق شادی ہو رہی تھی۔ معائشہ، میں تمہیں بتا چکا ہوں، وہ صرف اس لیے وہاں سے فرار ہو گیا کیونکہ اس کے ڈاکومنٹس بن کر آ چکے تھے اور اچانک اس نے US سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حیدر معائشہ کو ایک بار پھر ایکسپلین کر رہا تھا جو زہر لگ رہا تھا، مگر وہ برداشت کر رہا تھا۔ ہاں تو حسن شادی کرنے کے بعد بھی US سے جا سکتا تھا، کم از کم تمہارے بھتیجے کو اس طرح چوری چھپے ہاتھ چھوڑ کر جانے سے پہلے سب کو انفارم کر دینا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں لگتا معاملہ یہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو تمہارے بھتیجے نے بہت زیادہ میچورٹی کا ثبوت دیا ہے۔ اس طرح کی حرکت کر کے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کی نظر میں شادی یا پھر اس کی منگیتر کی کوئی ویلیو نہیں۔ معائشہ ایک بار پھر حیدر کو دیکھتی ہوئی بولی تو حیدر اب کی بار جھنجھلا اٹھا۔ یار مجھے نہیں معلوم کیا معاملہ ہے، کیوں اچانک حسن اپنی شادی کے دن خط چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس بات کا مجھے یا پھر بھائی صاحب کو کوئی بھی علم نہیں۔ مہمان سارے آ چکے تھے، باتیں بننا شروع ہو گئی تھیں۔ اگر یہ سٹیپ نہیں لیا جاتا تو بہت سے دوسرے معاملات مزید خراب ہو جاتے جو بھائی صاحب برداشت نہیں کر سکتے۔ ڈیمٹ، حیدر کے لہجے میں بیزاریاں شامل تھی۔ وہ بات کو ختم کرتا ہوا بولا تو معائشہ خاموش رہی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے حیدر ایک بار پھر بولا، دیکھو معائشہ، اگر تم مجھے لائک کرتی ہو تو میں نے تمہاری فیلنگز کو دیکھتے ہوئے تم سے شادی کی کمٹمنٹ کی ہے، مگر میں یہ ساری باتیں چھپا کر تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ مگر سب کچھ تمہیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ نتالیہ کے ساتھ میرا کاغذی رشتہ ہے۔ حسن سے جیسے ہی کانٹیکٹ ہوتا ہے حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو میں نتالیہ سے یہ رشتہ ختم کر دوں گا۔ نتالیہ خود بھی یہ بات جانتی ہے۔ حیدر اب کی بار معائشہ کو نرم لہجے میں بتانے لگا، ویسے دکھنے میں کیسی لگتی ہے تمہاری وائف؟ نتالیہ؟ معائشہ کے سوال پر حیدر پہلے چونکا، پھر بیزاری سے جواب دیتا ہوا بولا، بچی ہے بالکل، عقل سے بھی، حرکتوں سے بھی، عادتوں سے بھی۔ بتایا تو تھا میں نے پہلے بھی تمہیں اس کے بارے میں۔ حیدر کے سر جھٹک کر بولنے پر معائشہ اس کے انداز پر غور کرنے لگی۔ 8 سے 9 سال کا فرق ہوگا تم دونوں کے درمیان۔ خیر اتنی بھی بچی نہیں ہے، پہلے بھی تم نے ذکر کیا نتالیہ کا مجھ سے، مگر جب وہ حسن کی منگیتر تھی، لیکن اب اس سے تمہارا رشتہ جڑ چکا ہے۔ ویسے حیدر تمہیں پہلے بھی اس کا ذکر مجھ سے بہت بیزار انداز میں کیا تھا، جس سے اتنی بیزاریت برتنے کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ معائشہ کچھ سوچتی ہوئی حیدر سے پوچھنے لگی تو حیدر اس کی بات پر کچھ الجھا۔ میں نے پہلے بھی کبھی تمہیں معائشہ کا اسپیشلی ذکر نہیں کیا، میں نے ہمیشہ تم سے اپنی فیملی کا ذکر کیا ہے معائشہ، اور پچھلے 2 سال سے اپنے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد نتالیہ میری فیملی کا حصہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تم ان سب باتوں کو کس نظر سے دیکھ رہی ہو یا پھر کیا سوچ رہی ہو۔ میں نتالیہ سے ملنا چاہتی ہوں حیدر۔ معائشہ کی بات حیدر ایک پل کے لیے خاموش ہوا۔ پہلے تو اس نے سوچا وہ معائشہ کو فی الحال انکار کر دے، پھر اچانک بولا، اوکے چلو چلتے ہیں۔ او گاڈ نتالیہ، تم واقعی سچ بول رہی ہو؟
वैसे तो मैं तुमसे किसी अच्छे काम की उम्मीद नहीं रखती, मगर तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे वाकई धचका लगा कि तुमने अपनी बारात वाले दिन खुद ही अपने मुंह से पूरी बारात के सामने हसन के चाचू से शादी का ऐलान कर दिया। मोबाइल पर बात करती महक नतालिया के मुंह से इसका कारनामा सुनकर वाकई हैरत ज़दा थी। हाँ तो फिर और क्या करती, हसन वाकई वहाँ से ऐन वक्त पर दफान हो चुका था। अगर इसके चाचे से शादी ना बोलती तो मेरा चाचा मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाता और अपने एबनॉर्मल बेटे के पल्ले से मुझे बांध देता। वैसे तो हसन का चाचू भी थोड़े सनकी किस्म के ही रखते हैं, लेकिन पूरे पागल इंसान के साथ रहने से बेहतर है वरना नीम पागल इंसान को झेल ले। सीरियसली यार, अगर कल तुम्हारे पेट में मरोड़ न उठता और तुम मेरी बारात में आ जाती तो फुल फिल्मी सीन देखने को मिल जाता तुम्हें। नतालिया थोड़ी देर पहले मार्केट से घर आई थी और सारा सामान टेबल पर फैला हुआ था। खुद सोफे पर लापरवाह अंदाज में बैठी हुई मोबाइल पर महक से बातें कर रही थी। मगर जो कुछ हसन ने तुम्हारे साथ किया उसका तुम्हें दुख तो हुआ होगा नतालिया। मोबाइल से आती महक की आवाज़ पर नतालिया के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। क्यों नहीं हुआ था दुख, मैं भी मिट्टी से बनी हुई इंसान हूँ भाई, लेकिन अगर कल रात में अपने दुखों का मातम करने बैठ जाती और किस्मत के दायरे पर खुद को छोड़कर कोई फैसला ना लेती तो कमाल चचा के साथ जाकर सारी जिंदगी के लिए रोती रहती। अपने चचा से बचने की खातिर हसन के चचा को फंसा दिया। मैंने बेचारे चाचू कल से ही गुस्से में दंदनाते फिर रहे हैं, मगर मैंने भी सोच लिया है इन पर बोझ नहीं बनूंगी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, कोई आया है भाई शायद। डोरबेल की आवाज़ पर नतालिया कॉल काट कर अपना मोबाइल रखती डाइनिंग रूम से बाहर निकली और मेन डोर तक पहुंची, मगर वहाँ हैदर के साथ एक लड़की मौजूद थी जिसे नतालिया देखने लगी जैसे वो लड़की नतालिया को देख रही थी। नतालिया, ये माइशा है। नतालिया के देखने पर हैदरी से बताने लगा ताकि इन दोनों को अंदर आने का रास्ता दे सके। ओ चची जान आई हैं। नतालिया हैदर की बात सुनकर एकदम एक्साइटेड होकर बोली, मगर हैदर ने इसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर ऐसे घूरा वो पल भर में सीधी हुई। आप खड़ी हैं माइशा, प्लीज़ अंदर आ जाइए, ये आप ही का तो घर है मुस्तकबिल का, मैं तो यहाँ थोड़े दिनों की मेहमान हूँ। अब की बार नतालिया मुस्कुराकर शाइस्ती से बोलती हुई रास्ते से हटी तो हैदर आंखें घुमाकर अंदर आ गया। माइशा को भी अंदर आना पड़ा। हैदर ने भी कल रात वाली सारी सूरत हाल बताई थी, मगर मुझे अफसोस हुआ सुनकर। माइशा सामने खड़ी लड़की को देखकर बोली, जो बिलाशुबा एक खूबसूरत और मुकम्मल हुस्न रखने वाली लड़की थी। इतनी खूबसूरत लड़की को हसन शादी के टाइम यूँ छोड़कर चले जाना और हैदर से इसकी शादी हो जाना, माइशा को इसकी खूबसूरती देखकर अपने लिए अंदर ही अंदर डर लगने लगा। किस लिए अफसोस हुआ? अगर मेरे लिए अफसोस हुआ तो बिल्कुल अफसोस ना करें। अच्छा ही हुआ ना हसन ने शादी से पहले ही अपनी औकात दिखा दी, बाद में ये हरकत करता तब शायद वाकई अफसोस का मुकाम होता। नतालिया की बात सुनकर माइशा खामोशी से इसे मुस्कुराती हुई लड़की को देख रही थी, जबकि हैदर डाइनिंग रूम में जा चुका था। आइए डाइनिंग रूम में चलते हैं, ये लेफ्ट साइड पर है डाइनिंग रूम। मुझे लग रहा है आज पहली बार आप इस घर में आई हैं। क्या चाचू ने डेट वगैरह पर अपना घर यूज़ नहीं किया? ना जाने क्यों इसकी ज़ुबान पर खुजली हुई थी, जिस पर ना सिर्फ माइशा हैरत से मुंह खोले नतालिया को देखने लगी, बल्कि डाइनिंग रूम में मौजूद हैदर भी इसकी बात सुनकर वहीं आ गया। क्या बोला अभी तुमने इससे? देखो नतालिया, अपनी हद में रहो। जैसे तुम हसन से क्लोज होकर मिलती रही हो, ज़रूरी नहीं कि हर किसी का रिलेशन तुम्हारे और हसन जैसा हो। हैदर हाल में आकर गुस्से में नतालिया का दिमाग दुरुस्त करने लगा। ओ हेलो मिस्टर, ज़रा कंट्रोल में है अपनी ज़बान को। कितना क्लोज होते देख लिया आपने मुझे अपने भतीजे के साथ। आपके भतीजे को मैं औकात में रखती थी लगामें देकर, और वही लगामें आपको अपनी ज़बान को देनी होंगी। ये मत समझिएगा कि आप मुझे हसन के ताने देकर दबा लेंगे और मैं बर्दाश्त करती सब सुन लूँगी। जितने दिन मैं यहाँ मौजूद हूँ आपका दिया हुआ नहीं खाऊंगी, तो प्लीज़ ज़बान को संभाल कर आइंदा मुझसे मुखातब होने की कोशिश कीजिएगा। नतालिया के बोलने की देर थी, हैदर और शदीद गुस्से में इसकी तरफ बढ़ा। बीच में माइशा आ गई। हैदर, क्या हो गया है तुम्हें? कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज़। माइशा हैदर को इतने शदीद गुस्से में देखकर उसका बाजू पकड़ती हुई बोली। अगर वो ऐसा ना करती तो शायद वो गुस्से में इस लड़की को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता। जितने गुस्से में हैदर नतालिया को घूर रहा था, इतने ही निडर और बेखौफ तरीके से नतालिया हैदर को देख रही थी। माइशा को जैसे यहाँ आकर पछताई थी। मेरे ख्याल में अब मुझे चलना चाहिए, कल ऑफिस में मुलाकात होगी। माइशा को वहाँ मजीद खड़े रहना अजीब लगा, इसलिए वो आहिस्ता आवाज़ में हैदर से बोलती हुई उसके घर से चली गई, जबकि हैदर गुस्से में अपने कमरे में चला गया।